नमस्कार, आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव का नतीजा तो आ गया। टीवी के जो एक्टर विजय की पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। वो जीती तो 108 विधानसभा सीटों पर है, लेकिन उसके पास विधायक 107 हैं। उसकी वजह यह है कि एक्टर विजय 2 सीटों से लड़े थे, तो वो एक ही विधायक माना जाएगा। मेजॉरिटी के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय राज्यपाल से मिल चुके हैं, पहले 2 दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद मिले थे, और आज फिर उनको राज्यपाल ने बुलाया था। आज फिर मिलने गए, 45 मिनट तक बातचीत हुई। राज्यपाल संतुष्ट नहीं है कि विजय के पास बहुमत का समर्थन है। अब आप देखिए कैसे जो है वो कैसे इकोसिस्टम का नैरेटिव वॉर शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि एसआर बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था, फिर उसके बाद बम्बई सरकारिया कमीशन जो बना था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कि मेजॉरिटी का टेस्ट जो है विधानसभा या लोकसभा के फ्लोर पर होगा, गवर्नर हाउस या राष्ट्रपति भवन में नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि गवर्नर चाहते हैं कि लोक भवन जो राज्यपाल निवास है, पहले जो गवर्नर हाउस हुआ करता था उसका नाम लोक भवन हो गया है, वहां पर मेजॉरिटी साबित की जाए, ये गवर्नर ने बिल्कुल नहीं कहा। गवर्नर पूछ रहे हैं कि आप चिट्ठी ले आइए उन विधायकों की या उन पार्टियों की जो आपका समर्थन कर रहे हैं, जो 118 से ऊपर हो। अब इस गणित को आप समझिए कि जितने विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं विजय, उससे ज़्यादा विरोध में हैं, तो इसलिए उनकी मेजॉरिटी बनती नहीं। 107 विधायक उनके, 5 विधायक कांग्रेस के हैं जिन्होंने खुले समर्थन की घोषणा की है, 112 होते हैं। अब जब मेजॉरिटी साबित करने की बात आएगी विधानसभा में, तो उससे पहले स्पीकर का, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो जाहिर है कि वो विधानसभा अध्यक्ष जो है विजय की पार्टी से होगा। अब एक सदस्य और कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर वोट नहीं दे सकता जब तक कि टाई ना हो। अगर दोनों पक्षों को बराबर बराबर वोट मिलते हैं कॉन्फिडेंस वोट के दौरान, तभी जो है स्पीकर वोट दे सकता है, अन्यथा वो वोट नहीं देता। विजय के पास अब 106 विधायक बचते हैं, 5 कांग्रेस के, 111 होते हैं। 7 विधायक अब भी कम हैं। वो 7 विधायक कौन होंगे? अभी तक किसी पार्टी ने या किसी विधायक ने चिट्ठी लिखकर नहीं दी है विजय को कि हम उनका समर्थन करते हैं। यही बात राज्यपाल कह रहे हैं कि जो आपका समर्थन करते हैं, आप जो 118 का दावा कर रहे हैं, उनके समर्थन की चिट्ठी लेकर आइए। अब ये भी सही बात है, बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसे प्रेसिडेंट हैं, ऐसे उदाहरण हैं जब गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लिया सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद टाइम दिया 10 दिन, 2 हफ्ते, कुछ मामलों में तो 3 हफ्ते तक का समय दिया गया कि आप विधानसभा में अपनी मेजॉरिटी साबित कीजिए। गवर्नर इसके लिए तैयार नहीं हो रहे, और उनका कहना है कि जब तक वो संतुष्ट न हो जाए, संतुष्ट होने का मतलब है जब तक विजय इतने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर नहीं आते जिससे मेजॉरिटी बनती हो, तब तक सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे। एक चर्चा बीच में चलने लगी थी कल से कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। दोनों के गठबंधन के सदस्यों को मिला दे तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी, मतलब विजय के पास जितने विधायक हैं उससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग 130 के आसपास हो जाते हैं। इसलिए ये उम्मीद जगी थी कि विजय के विरुद्ध भी सरकार बन सकती है, लेकिन डीएमके ने स्पष्ट कर दिया कि एआईडीएमके के साथ बिल्कुल नहीं जा सकते। एआईडीएमके में अभी भी जो है मतभेद है। विधायकों का एक वर्ग चाहता है कि विजय का समर्थन किया जाए, दूसरा वर्ग चाहता है कि नहीं, हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ भी एक पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने विजय को समर्थन देते हुए कहा कि कोई सांप्रदायिक पार्टी जो है उसका समर्थन आप नहीं लेंगे, और उसमें बीजेपी और एआईडीएमके दोनों को शामिल किया है कांग्रेस पार्टी ने। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर एआईडीएमके समर्थन करती है तो कांग्रेस का समर्थन वापस हो जाएगा। लेकिन अगर एआईडीएमके का समर्थन मांगते हैं विजय,
तो फिर उनको मेजॉरिटी की चिंता नहीं रहेगी, कांग्रेस के समर्थन की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? अब आप देखिए कि इसमें पूरी तरह से चर्च का रोल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया 4 मई को, उसी दिन उनके पिता ने कहा कि विजय को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। विजय की मेजॉरिटी नहीं है, उनको मेजॉरिटी जुटाना है, और उनको मेजॉरिटी जुटाने का उनके एक ही 2 तरीके हैं, बल्कि कि जो डीएमके और एआईडीएमके के साथ छोटी छोटी पार्टियां थी, 2 विधायक 3 विधायक, उन पार्टियों का समर्थन ले, या फिर एआईडीएमके के साथ गठबंधन करें। दोनों स्थितियों में से एक में एआईडीएमके के साथ जाते हैं तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो एक्टर विजय और कांग्रेस दोनों चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए 5 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी जो तमिलनाडु में है, उस पर इतना जोर है। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं कि पहली बार गवर्नर ऐसा कर रहे हो, गवर्नर इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और आप याद कीजिए 1998 अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का दावा किया। 98 के इलेक्शन में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई लोकसभा में 182 सीटों के साथ। उसे बहुमत के लिए 272 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। बीजेपी ने जो समर्थक दल थे उनकी चिट्ठियां दी, लेकिन एक चिट्ठी 2 दिन तक रुकी रही, नहीं आई, और वो थी जयललिता की चिट्ठी। राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक जयललिता के समर्थन की चिट्ठी नहीं आएगी, तब तक हम आपको सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाएंगे। जब 2 या 3 दिन बाद जयललिता की चिट्ठी आई, उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। क्या यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन में फ्लोर टेस्ट कर रहे थे या बहुमत साबित करने के लिए कह रहे थे? बिल्कुल नहीं। अगर आप दावा कर रहे हैं कि इतने विधायकों या सांसदों का हमें समर्थन प्राप्त है, तो गवर्नर या राष्ट्रपति आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि उन जो समर्थन कर रहे हैं उनका पत्र लेकर आइए कि उन्होंने अपने यहाँ प्रस्ताव पास किया है कि हम इस पार्टी को, इस नेता का समर्थन करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे उदाहरण देखना शुरू करेंगे आप तो बहुत तरह के उदाहरण मिलेंगे। 2018 में गवर्नर ने येदियुरप्पा को कर्नाटक में बुला लिया था सरकार बनाने के लिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उस समय उनके पास बहुमत नहीं था और बाद में बहुमत साबित भी नहीं कर पाए। 2005 में झारखंड का उदाहरण तो अपने आप में अद्वितीय है। सैयद सिप्ते रजी कांग्रेस के नेता थे और उस समय वो गवर्नर थे झारखंड के। चुनाव का नतीजा आया तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17 सीटें मिली। 81 का सदन था, अब भी है। 81 के सदन में 41 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जेएमएम के पास 17 थे। बीजेपी उस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके 30 विधायक जीत कर आए थे। सैयद सिप्ते रजी ने बीजेपी को नहीं बुलाया, लेकिन जेएमएम को बुला लिया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ बहुत सख्त स्ट्रिक्चर्स पास किए। यह अलग बात है कि जेएमएम जो है विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, वो सरकार गिर गई। उसके बाद फिर जोड़ तोड़ से सरकार बनी और जेएमएम और बीजेपी साथ आ गए, इसलिए सरकार बनी। तो इस तरह के उदाहरण आपको एक नहीं कई मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया रमेश भंडारी ने। कांग्रेस से अलग होकर कुछ लोगों ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई और उन लोगों ने नेता चुना जगदम्बिका पाल को, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लोकसभा सदस्य हैं। और गवर्नर ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया और कहा कि जगदम्बिका पाल तुरंत इस्तीफा दें, और आदेश में यह भी कहा कि वो भविष्य में कभी अपने को पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखेंगे। उस समय किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, अंदाजा लगाइए कि जैसे ही हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। लखनऊ के डीएम ने उनके कंधे पर हाथ रखा, कहा सर उठ जाइए, आपका समय हो गया। तो ब्यूरोक्रेसी ऐसे मामलों में देखती है अदालत का मुंह कि अदालत क्या बोल रही है। विजय का मामला इसी तरह से फंसा हुआ है कि समर्थन उनको मिल तो सकता है लेकिन मिल नहीं रहा है।
अब समस्या ये हो गई है कि जैसे सीपीआई, सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये तीनों घटक दल हैं डीएमके के। अब बात ये हो रही कि ये छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। केवल एआईडीएमके या डीएमके के घटक दलों की बात करें तो अभी तक केवल कांग्रेस पार्टी गई है। और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का राजनीतिक चरित्र देखिए। 4 मई को दोपहर में उन्होंने एमके स्टालिन को, जो उस समय तक तो मुख्यमंत्री थे ही, वैसे तो मुख्यमंत्री अभी भी हैं, उनको फ़ोन किया, कहा हम आपके साथ हैं। और कुछ घंटे में पलट गए और विजय को समर्थन देने की घोषणा हो गई। कहा कि हमको हमारी पार्टी ने मजबूर कर दिया। आपकी पार्टी तो आपको मजबूर करना चाहती थी चुनाव से पहले। स्टेट यूनिट चाहती थी कि टीवीके के साथ कांग्रेस जाए, लेकिन तब आपने फैसला किया डीएमके के साथ जाने का, कि सीट मिलेगी, सत्ता में भागीदारी मिलने का आप जो है दबाव बना रहे थे, और एक राज्यसभा सीट भी ले ली थी। जैसे ही चुनाव का नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी पलट गई। अब विजय के पक्ष से तमाम तरह के दृष्टांत दिए जा रहे हैं पिछले समय के, कि कब कब गवर्नर ने, किस किस राज्य में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जब बुलाया तो उन्होंने क्या जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जो विधायक समर्थन कर रहे हैं, उनका पत्र सौंपा था या नहीं। तमिलनाडु के राज्यपाल का इस मामले में कहना है कि हम संतुष्ट होना चाहते हैं कि जिसको सरकार बनाने के लिए बुला रहे हैं उसके पास बहुमत है और ये सरकार स्थायी होगी। ये 1-2 विधायकों वाली पार्टी का समर्थन ये सरकार के स्थायित्व पर सवाल खड़ा करता है। ये कभी भी पाला बदल सकते हैं। किसी के साथ चुनाव जीते हैं और आपके साथ आ रहे हैं, कल किसी और के साथ जा रहे हैं। ये कहा नहीं गवर्नर ने, लेकिन उनके कहने की जो मंशा है उसका यही है कि सरकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी दिखनी चाहिए। और यहाँ तो अभी पहली रिक्वायरमेंट जो है विजय पूरी नहीं कर पाए हैं। 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप पाए, तो 45 मिनट के बाद भी गवर्नर उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। अब मामला जो है विचार हो रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि लीगल ऑप्शन खुले हैं, सब ऑप्शन खुले हैं। तो विजय के पक्ष के लोग अब लीगल ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, गवर्नर के इस रवैये को चुनौती दें। अभी तक गवर्नर ने लिखकर कुछ नहीं दिया कि हम नहीं बुलाएंगे या बुलाएंगे। गवर्नर केवल संतुष्ट होना चाहते हैं कि जिस समर्थन के आधार का दावा कर रहे हैं विजय, वो समर्थन उनके साथ है कि नहीं, उनके पास है कि नहीं। वो कोई फ्लोर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो बहुमत का परीक्षण नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ पत्र चाहते हैं उन विधायकों का या उन दलों का जो उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी तक विजय वो पत्र देने में सफल नहीं हुए हैं। और दूसरा जो अंक गणित है, विजय जितने समर्थन का दावा कर रहे हैं, 118 का मान भी लिया जाए तो 234 सदस्यों की विधानसभा में, इस गणित को माने तो 116 सदस्य अभी तक विजय के साथ नहीं है। अगर उनका 118 का दावा मान लिया जाए तो वैसे तो उनके पास अभी सिर्फ 112 विधायकों का समर्थन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 122 विधायक ऐसे हैं जिनका समर्थन उन्हें नहीं है मिला है अभी तक। तो ऐसे में बहुमत उनके खिलाफ है। इसे देखते हुए किसी भी राज्यपाल को जिसे संविधान की, सरकार के स्थायित्व की चिंता हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की चिंता हो, प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चले उसकी चिंता हो, वो कैसे बुला सकता है। और यही तमिलनाडु के राज्यपाल कर रहे हैं। विजय को तब तक बुलावा नहीं मिलेगा, ये बात स्पष्ट हो रही है, जब तक वो कम से कम 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को नहीं सौंपते। और 10 मई, आज हम जब बात कर रहे हैं तो 7 मई है, 10 मई को इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अगर 10 मई तक नई सरकार का गठन नहीं होता तो गवर्नर के सामने राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।
तो इस संभावना से अभी कम से कम आज इस समय इनकार नहीं कर सकते कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। हालांकि विजय के समर्थकों का कहना है कि उनको फिर से चुनाव में जाना चाहिए। अगर वो फिर से चुनाव में जाएंगे तो उनको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, लेकिन फिर से चुनाव में जाने का मतलब है अनिश्चितता। उनको बहुमत मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्या वो ये जोखिम मोल लेने को तैयार होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो 10 मई के बाद मिलेगा। 10 मई को जब इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और कोई सरकार नहीं होगी तो राष्ट्रपति शासन लगना एकमात्र विकल्प होगा और वो लग ही जाएगा। और राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर ये मामला और लंबा खींच सकता है। विजय के लोगों ने आज की तारीख का मुहूर्त निकाला था। आज उनको शपथ लेनी थी, उसकी सारी तैयारी हो गई थी। नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना था। राहुल गांधी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो सारा कार्यक्रम फिलहाल तो स्थगित हो गया है। 10 मई तक वो शपथ ले पाएंगे इसमें अभी संदेह है। और 10 मई को तक अगर शपथ नहीं ले पाए तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन चाहे 2 दिन के लिए लगे, 2 महीने के लिए लगे या 6 महीने के लिए, ये होना तय है। तो पिक्चर अभी बाकी है विजय साहब, अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है। आपके पिक्चर की रिलीज की तारीख 10 मई है। नायगन जो आप पिक्चर है जो चुनाव के दौरान रिलीज नहीं हो पाई थी, वो रिलीज हो रही है। लेकिन उस दिन नायगन क्या सचमुच के नायक कुछ समय तक बन जाएंगे? ये सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।